Hello everyone, myself Atul Kumar Singh. In the last lecture we have seen what are the functions of DBMS, what were the advantages of DBMS over file system, what were the disadvantages of file system, and what are the applications of DBMS. Now in this lecture we are going to go deep into the DBMS. One of the topic of today is end users. What are end users? First of all, यूज़र कौन होता है? यूज़र वो होता है जो किसी चीज़ को यूज़ करता है. सपोज इफ़ आई एम यूजिंग अ पेन, आई एम अ यूज़र ऑफ पेन. आई एम यूजिंग अ पेंसिल, आई एम यूज़र ऑफ अ पेंसिल. आई एम यूजिंग दिस मार्कर, आई एम यूज़र ऑफ दिस मार्कर. एंड यूज़र मीन्स हु इज़ गोइंग टू यू अल्टीमेटली यूज़ द थिंग. अब ये पेन है, सपोज दिस पेन कैन नॉट बी यूज बाय एन इलिटरेट पर्सन. जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो इस पेन को यूज़ नहीं करेगा. लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप को कौन यूज़ करेगा? लैपटॉप को वो लोग यूज़ करेंगे जो कंप्यूटरेट लिटरेट हैं, वो लैपटॉप को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो दोज पर्सन्स दैट आर गोइंग टू अल्टीमेटली यूज़ अ सर्टेन प्रोडक्ट और अ सर्टेन थिंग आर नोन एज एंड यूज़र्स. तो वो एंड यूज़र जो हमारे DBMS के होंगे वो कौन कौन होंगे, उनको हम देखते हैं आज. फर्स्ट ऑफ ऑल इज कैजुअल एंड यूज़र. कैजुअल एंड यूज़र. Casual end user. Casual end user are those users that are having different needs each time. Different needs each time. Casual end user, different need each time. For example, अगर मेरे पास रिकॉर्ड है, लोगों के नाम है, उनकी सैलरी है, तो मेरी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल ये हो सकती है कि मुझे उन लोगों की सैलरी चाहिए जिन लोगों की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है. अगली बार मेरी ये रिक्वायरमेंट हो जाए, मुझे उन लोगों की सैलरी चाहिए जिनकी सैलरी 20,000 से कम है. तो ये क्या है कि इनकी रिक्वायरमेंट बदलती रहती है. मीन्स दे आर हैविंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट ईच टाइम. दोज टाइप ऑफ यूज़र्स आर नोन एज कैजुअल एंड यूज़र. Those type of user are known as casual end user. Second type of user is naive or parametric user. Naive or parametric user. Naive और parametric user. अब इसके लिए इफ़ यू आर गोइंग, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म अधिकतर नियरली मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में मिलेगी. They are the type of users which use canned transaction. Canned transaction का मतलब क्या है? Canned transaction का मतलब भाई ये है कि ये एक ही काम को रिपीटेडली बार बार लगातार करते रहते हैं. एक ही काम को रिपीटेडली बार बार लगातार करते रहते हैं. ठीक है, वो एक ही काम के हैबिचुअल होते हैं. उनको या ये मानो कि एक ही काम दिया जाता है जिसको ये बार बार करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में जाते हैं तो वो जो कैशियर है, आप उसकी जो पैसे जो मनी होती है उसको गिनने की स्पीड देखिए, फटाफट गिनता है. क्यों? बिकॉज ही हैज़ डेवलप्ड एन एक्सपर्टाइज इन डूइंग दैट. क्योंकि बिकॉज वो यही काम रेगुलरली रोज करता है आके. तो वो क्या है? ही इज डूइंग द कैंड ट्रांजेक्शन और ही इज परफॉर्मिंग अ कैंड वर्क. अब कोई भी एक ऐसा काम जिसको हम रेगुलरली रोज करते हैं, बार बार करते हैं, दैट इज नोन एज कैंड वर्क. और अगर हम अपने DBMS की बात करें तो जो काम ऐसा होता है जो कि कोई यूजर उस काम को बार बार करता है, दैट टाइप ऑफ यूजर इज नोन एज नेव और पैरामेट्रिक यूजर. नेव और पैरामेट्रिक यूज़र कैन ट्रांजेक्शन करते हैं, वही काम वो बार बार करते रहते हैं. ठीक है, रोज वही सेम काम. ठीक है, तो दोज टाइप ऑफ यूज़र आर नोन एज नेव और पैरामेट्रिक यूज़र्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ यूज़र, थर्ड वन यूज़र इज सोफिस्टिकेटेड एंड यूज़र. सोफिस्टिकेटेड एंड यूज़र. सोफिस्टिकेटेड एंड यूज़र. अब सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होते हैं? बड़े ही चूजी होते हैं ये.
ठीक है, ये ऐसे यूज़र होते हैं, दे आर हाईली स्किल्ड, दीज टाइप ऑफ यूज़र्स आर हाईली स्किल्ड, these type of users are highly skilled in the programming language or some other language. ठीक, first of all they are highly skilled, they perform the team of top management, यानी ये वो लोग होते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं। और इनकी रिक्वायरमेंट इनकी कैसी होती है? सिंपल तो बिल्कुल नहीं होती। रिक्वायरमेंट इनकी कैसी होती है? सिंपल इनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होगी। रिक्वायरमेंट कैसी है? इनकी रिक्वायरमेंट है कॉम्प्लेक्स, मीन्स दे आर हैविंग कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट। ये वो यूज़र होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट प्ले करते हैं, ये वो यूज़र होते हैं जो कि हाईली एजुकेटेड, टेक्निकली एजुकेटेड होते हैं, ये वो यूज़र होते हैं कि जो कि एनालिसिस रिलेटेड काम करते हैं, और ये वो यूज़र होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट होती है। क्यों भाई? ऐसे यूज़र जो कि एनालिसिस का काम करेंगे, दे वांट टू परफॉर्म सर्टेन एनालिसिस, तो उनकी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली कैसी होनी है? कॉम्प्लेक्स होनी है। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट वाले यूज़र क्या कहलाते हैं? सफिस्टिकेटेड एंड यूज़र। तो दीज टाइप ऑफ यूज़र्स आर नोन एज सफिस्टिकेटेड एंड यूज़र। ये है जी सफिस्टिकेटेड एंड यूज़र। तो दोज टाइप ऑफ यूज़र्स आर नोन एज सफिस्टिकेटेड एंड यूज़र। तो ये हमारे यूज़र हैं। कैजुअल एंड यूज़र, कैजुअल एंड यूज़र क्या होते हैं? सिंपल रिक्वायरमेंट होती है और अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है इनकी हर टाइम, बट रिक्वायरमेंट इज सिंपल, नॉट लाइक दिस रिक्वायरमेंट। इनकी तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट होती है जो कि बहुत सारे जगह से डेटा ढूंढ के लाती है, एनालिसिस पोर्शन। इनका ऐसा एनालिसिस वाला पोर्शन नहीं है। दे रिक्वायर द सिंपल डेटा बट रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है इनकी हर टाइम। तो दीज आर नोन एज कैजुअल एंड यूज़र। नेव और पैरामेट्रिक यूज़र, एक ही काम को बार बार करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम कैसे बोलते हैं? उन यूज़र्स को, DBMS के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, उन यूज़र्स को हम क्या बोलते हैं? नेव और पैरामेट्रिक यूज़र। एक ही रिक्वायरमेंट है उनकी। दिस वन इज डन। सफिस्टिकेटेड एंड यूज़र हाईली स्किल्ड होते हैं, टॉप मैनेजमेंट का रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और इनकी रिक्वायरमेंट कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट। देयर रिक्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, इसीलिए इनको सफिस्टिकेटेड एंड यूज़र बोला जाता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द यूज़र्स एंड यूज़र्स ऑफ DBMS। एंड यूज़र वो हैं जो कि अल्टीमेटली हमारे सिस्टम को यूज़ करने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट, हमने कुछ डेटा मॉडल्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। डेटा मॉडल्स, द डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? वो डेटा मॉडल्स क्या थे? फर्स्ट वन वाज हिरार्किकल डेटा मॉडल, हिरार्किकल डेटा मॉडल। नेक्स्ट वाज नेटवर्क डेटा मॉडल, नेटवर्क data model, and third was relational model. Relational model. Hierarchical model is the oldest model. Oldest model. Parent-child relationship. पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे काम करता है। कौन सा मॉडल? हिरार्किकल मॉडल ओल्डेस्ट मॉडल है। इसकी जो भी डिसएडवांटेजेस थी उनको रिमूव करने के लिए वी इंट्रोड्यूस न्यू मॉडल दैट वाज नोन एज नेटवर्क मॉडल। यहाँ पे रिकॉर्ड की फॉर्म में अरेंज करते थे। रिक्वायरमेंट क्या, इसकी डिसएडवांटेज क्या थी कि अगर बहुत सारा इसमें अपडेशन हो जाता है और ड्यूरिंग टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो रिकॉर्ड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक, This relational model was proposed by E.F. Codd. Dr. E.F. Codd ने इसको प्रपोज किया था, and this is the most popular data model. Most popular data model. इसमें हम रिकॉर्ड्स को स्टोर कैसे करते हैं? How we are storing the records? Here we store the record in the form of table. टैबुलर फॉर्म में वी स्टोर द रिकॉर्ड्स इन टैबुलर फॉर्म। ये
कॉलम्स एंड रोज, ये मैंने आपको बताया था, आज इसका ही हम थोड़ा सा डिटेल में जाने वाले हैं, रिलेशनल मॉडल के बारे में। वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ रिलेशनल मॉडल। Relational model, very popular model developed by Dr. E.F. Codd and most widely used model, relational model. Relational model. Relational model. Relational model. The relational model says that, as I have told you, the data is going to store in the table form. Suppose अगर मुझे एम्प्लॉई की डिटेल रखनी है, एम्प्लॉय की डिटेल रखनी है, तो सबसे पहले मुझे सोचना होगा मुझे क्या क्या रिकॉर्ड रखने हैं एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें मुझे रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, देयर शुड बी एम्प्लॉय नंबर, उसका हर एक एम्प्लॉय का कंपनी में एक यूनिक नंबर होता है, ठीक। आई विल टेकिंग सम फ्यू डिटेल्स ओनली। नाम होता है उसका कुछ एड्रेस होता है, उसके कुछ डिपार्टमेंट का नाम होता है, उसकी कुछ सैलरी होती है। ये चीज़ें सपोज मुझे स्टोर करनी है। दीज थिंग्स आई वॉन्ट टू स्टोर। मुझे एम्प्लॉय की डिटेल्स स्टोर करनी है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो उसके लिए मैं क्या डिटेल्स स्टोर करूँगा। आई विल स्टोर द एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, यूनिक नंबर। आई विल स्टोर द एम्प्लॉय नेम, उसका मैं एड्रेस स्टोर करूंगा, उसके डिपार्टमेंट नाम, किस डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी सैलरी क्या है। एक दो रिकॉर्ड हम इसमें डाल के देखते हैं क्या क्या रिकॉर्ड आ सकते हैं। सपोज एम्प्लॉय इज A1, नेम इज, सपोज नेम इज रैंडम नेम, आई विल टेक नेम एज ABC। एड्रेस उसका कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरठ। डिपार्टमेंट नेम, सपोज डिपार्टमेंट इज सेल्स एंड ही इज गेटिंग 50,000 एज अ सैलरी। ये एक रिकॉर्ड हो गया। दूसरा एम्प्लॉई है A2, इसका नाम है PQR। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन अजम्पशन दैट हिज नेम इज PQR। ही लिव्स इन दिल्ली, ही वर्क्स इन परचेज डिपार्टमेंट एंड ही इज अर्निंग 75,000। तो दिस इज नोन एज रिकॉर्ड। ये क्या है? This is a record. This is record 1, this is record 2, और ऐसे फर्दर आप इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो द थिंग दैट आई वांट टू से इज कि इस एम्प्लॉई, दिस इज नोन एज, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इज नोन एज टेबल। इस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेबल। वी कॉल इट एज जर्नली, हम इसको बोलते हैं टेबल। बट जिन्होंने ये रिलेशनल मॉडल प्रपोज किया था, डॉक्टर E.F. कॉड ने, उन्होंने इसको टेबल नहीं बोला। उन्होंने इसको क्या बोला? ही कॉल्ड इट एज अ रिलेशन। टेबल ना बोल के ही कॉल इट एज अ रिलेशन। ही कॉल इट एज अ रिलेशन। रिलेशन उन्होंने क्यों बोला? रिलेशन उन्होंने इसलिए बोला कि भाई एक टेबल को या एक रिलेशन को हम दूसरी टेबल या रिलेशन से के साथ जोड़ के हम डेटा को देख सकते हैं। दैट्स वाई ही कॉल इट एज अ रिलेशन। तो टेबल है, टेबल तो हम अपनी जनरली लैंग्वेज में बोलते हैं, बट ही कॉल्ड इट एज अ, इन रिलेशनल मॉडल ही प्रपोज दिस नेम एज अ रिलेशन। दिस इज द नेम ऑफ द टेबल। तो उन्होंने क्या बोला? नेम ऑफ एम्प्लॉय इज नेम ऑफ रिलेशन। नेम ऑफ रिलेशन, नेम ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसका नाम है? रिलेशन का नाम है, जिनको हम बोलते हैं टेबल का नाम एम्प्लॉय है। ये जो वैल्यूज हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर कॉलम्स। दीज आर कॉलम नेम। कॉलम नेम, कॉलम नेम है। उन्होंने इसको क्या बोला? E.F. कॉल्ड इट एज एन एट्रीब्यूट। उन्होंने इसको क्या बोला? एट्रीब्यूट। उन्होंने बोला ये कॉलम नहीं बोलेंगे हम इनको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। दिस इज अ रिकॉर्ड, ठीक है। दिस होल रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड, हम इसको रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं और हम इसको क्या बोल सकते हैं? रो भी बोल सकते हैं। जनरली हम इसको एक रो ही बोलते हैं। हमने स्कूलों में भी पढ़ा है कि टेबल कंटेन्स रोज एंड
columns. The vertical are the columns and horizontal are the rows. हम उसको रो बोलते हैं. डॉक्टर E.F. कॉर्ड ने जिन्होंने रिलेशनल मॉडल को प्रपोज किया, उन्होंने इसको क्या बोला? ही कॉल इट एज अ टपल. ये चीज़ें कुछ नई हो सकती हैं सुनने में, ठीक है, बट दीज आर द थिंग्स दैट वर प्रपोज्ड इन द रिलेशनल मॉडल. रिलेशनल मॉडल में ये चीज़ें प्रपोज की गई थी कि भाई आप टेबल को जो भी आप ऐसा इसका डेटा को शो कर रहे हैं, तो जहाँ पे आप शो कर रहे हैं उस चीज़ को बोलेंगे हम रिलेशन. रिलेशन इज इक्वल टू टेबल. जो उस रिलेशन की हेडिंग होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट इज इक्वल टू कॉलम नेम. जो हर एक रिकॉर्ड होगा या हर एक रो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? टपल. टपल इज इक्वल टू रो. तो दिस थिंग वॉज प्रपोज्ड इन द इनिशियल और दिस थिंग वॉज प्रपोज्ड इन द रिलेशनल मॉडल. तो जब भी हम अगर रिलेशन की बात करें तो इट शुड बी अंडरस्टूड एट दैट रिलेशन इज नोन एज टेबल. जब भी हम बात करें कि कॉलम की बात हो रही है तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट कॉलम इज एट्रीब्यूट. जब भी हम बात करें कि टपल या रो की बात, टपल की बात हो रही है तो इट शुड बी सेल्फ अंडरस्टूड एज रो. तो डेटा आप ऐसे स्टोर कर रहे हैं किसमें? रिलेशनल मॉडल में. रिलेशनल मॉडल में क्या है कि ये बहुत आसानी से एक रिलेशन को या एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ ज्वाइन करा सकता है, तीसरी टेबल के साथ ज्वाइन करा सकता है. बहुत सारी टेबल को आप आपस में ज्वाइन करके डेटा को देख सकते हैं, ठीक है. और इसमें जो डेटा का मैनेजमेंट है, चाहे तो आप इसमें मल्टीपल अपडेशंस कर लें, ठीक है, डेटा को चेंज कर लें, रिलेशनशिप को बदल दें, इसकी एक्सेसिंग में यानी डेटा को जो फैच करने के टाइम में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, ठीक है. तो दिस इज़ योर रिलेशनल मॉडल, मोस्ट पॉपुलर मॉडल, ठीक है. तो अब आई होप कि आप समझ गए होंगे रिलेशनल मॉडल के बारे में. नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ टर्म्स, बहुत ही अच्छी टर्म्स हैं जो कि आप जर्नली जब भी आप DBMS की बुक्स पढ़ेंगे या कहीं से नोट्स पढ़ेंगे तो वो चीज़ें जो हैं ज़रूर पूछी जाती हैं. और ये वो कुछ चीज़ें हैं कि जो कि हम अपनी कंपनी में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं और अक्सर एग्ज़ाम में भी आती हैं, ठीक है. तो वन थिंग इज़ स्कीमा. अनदर थिंग इज़ इंस्टांस और इसका एक नाम भी है, एक और भी है, स्नैपशॉट. दिस इज स्नैपशॉट. इंस्टांस और स्नैपशॉट. चलिए, स्कीमा. कोई भी आप बुक उठा लें तो स्कीमा में एक मोस्ट पॉपुलर चीज़ मिलेगी डेफिनेशन की. स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर. स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नोन एज स्कीमा. तो जो हमारा डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर इज नोन एज स्कीमा. तो हम स्ट्रक्चर को हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट, किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट, तो वो स्ट्रक्चर होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग से हम सारा सामान निकाल दें, खाली बिल्डिंग है, तो वो दैट इज़ अ स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर है, ठीक है. उस बिल्डिंग के अंदर हम सामान रख देते हैं, जो भी चीज़ें हैं उस बिल्डिंग में उन सब चीज़ों को पहुंचा देते हैं, तो वो क्या होता है, उसके अंदर डेटा होता है. तो स्कीमा मीन्स द स्ट्रक्चर. तो जहाँ पर भी आपकी टर्म आए स्कीमा, यू रिप्लेस इट बाय द वर्ड स्ट्रक्चर. अगर मैं आपसे बोलूँ टेल मी द स्कीमा ऑफ डेटाबेस, तो द आंसर दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू शुड बी structure of database is known as database schema. If I ask what is table schema, the structure of table is known as table schema. तो ये जो स्ट्रक्चर है तो दैट इज द स्कीमा. तो हमारे बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर होता है, तो दैट इज नोन एज सिर्फ स्ट्रक्चर, विदाउट एनीथिंग, सिर्फ स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कीमा, ठीक है. तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नोन एज डेटाबेस स्कीमा. Structure of table is known as table schema. Okay, I hope you understand. Next, instance.
और स्नैपशॉट। स्नैपशॉट है ये। स्नैपशॉट को मतलब हम स्नैप भी बोल देते हैं। अगर हम बोलें कि स्नैप, आई वांट टू टेक अ स्नैप, स्नैप को का मतलब क्या? फोटोग्राफ। मैं थोड़ी सिंपल बात बोल रहा हूँ, स्नैप मीन्स फोटोग्राफ। स्नैपशॉट, भाई मैं आपका एक स्नैपशॉट ले लूँ, ठीक है। तो स्नैपशॉट में क्या रिकॉर्ड होगा? अगर कोई आपसे बोले कि भाई मुझे आपका एक फ़ोटो लेना है, तो फ़ोटो में क्या रिकॉर्ड होता है? फ़ोटो में ये रिकॉर्ड होता है कि आपकी उस टाइम पर क्या पोजीशन थी। दैट पोजीशन इज कैप्चर्ड इन योर फोटोग्राफ उस पर्टिकुलर टाइम की। सपोज मैं बोलूँ आपसे कि मैंने आपका 12:15 और 25 सेकंड पर मैंने आपका एक फ़ोटो क्लिक किया, ठीक है। अब मैं उस फोटो को देखता हूँ 1 बजे, तो क्या मेरी भी अब तक भी वही पोजीशन रही होगी? पोजीशन तो चेंज हुई होगी ना भाई। जो मेरी पोजीशन 12:15 और 25 सेकंड पे थी, क्या वही पोजीशन मेरी दोपहर को 1 बजे होगी? क्या वही पोजीशन मेरी 3 बजे भी वही पोजीशन होगी? क्या मेरी 7 बजे भी वही पोजीशन होगी? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। आपकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ऐसे ही हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटाबेस है, जहाँ पर सारा का सारा डेटा स्टोर होता रहता है, उसके अंदर भी डेटा हमेशा चेंज होता रहता है, बिकॉज देयर आर कंटिन्यूअसली अपडेशन, मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस मेड to the data that is present in the database system। कहने का मतलब क्या है? हमारे डेटाबेस सिस्टम में जो भी डेटा रखा हुआ है उसमें कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी बात करो कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है, क्या बैंकिंग सिस्टम में लोग ट्रांजेक्शन नहीं करते हर टाइम? यस, मैं बोलूँगा हर टाइम वो ट्रांजेक्शन करते हैं। दिन में लोग बाग बैंक में जाके ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन करते हैं, एटीएम भी उनके हर टाइम पे चलते रहते हैं। तो देयर इज नियरली एवरी टाइम मॉडिफिकेशन इन देयर डेटाबेस। तो क्या उनके डेटाबेस की स्थिति या डेटाबेस में जो डेटा है हर टाइम पे सेम रहेगा? आंसर इज नो। डेटाबेस में हमेशा चेंजेस होता रहता है। किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ टाइम पर कुछ वैल्यू हो सकती है, दूसरी पोजीशन ऑफ टाइम पर कुछ वैल्यू हो सकती है। तो वैल्यू ऑलवेज चेंजेस। ऐसे ही जो इंस्टांस और स्नैपशॉट क्या कहता है? डेटा प्रेजेंट इन अ डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। डेटा प्रेजेंट इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज नोन एज स्नैपशॉट, इज नोन एज इंस्टांस। तो इंस्टांस और स्नैपशॉट क्या है? डेटा प्रेजेंट इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टांस और स्नैपशॉट। और ये जो स्नैपशॉट है, शॉट है, ये उस पर्टिकुलर टाइम की, उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को आपको बताता है, जो कि हमेशा चेंज होती रहती है। थोड़ी देर बाद वो वैल्यू फिर चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज इंस्टांस और स्नैपशॉट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। द टॉपिक इज 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। स्कीमा मैंने अभी बोला है स्ट्रक्चर। 3 स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, यानी कि जो हमने अपना डीबीएमएस सिस्टम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। बेस्ड ऑन इट्स वर्किंग, बेस्ड ऑन इट्स वर्किंग मैंने अपने डीबीएमएस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे मैं अपने बॉडी की बात करूं, आउटर स्किन हो गई, इसके बाद इसकी अंदर वाली स्किन है, और इसके बाद अंदर इंटरनल थिंग्स है, इंटरनल ऑर्गन्स आ गए और जो भी स्ट्रक्चर आ गया। तो ऐसे ही जो डेटा डीबीएमएस सिस्टम है उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन देयर फंक्शनिंग। पहला पोर्शन क्या है? फर्स्ट इज योर एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा एक्सटर्नल स्कीमा, यानी कि लेवल की जगह अगर मैं बोल दूं स्कीमा तो वो भी ठीक है। कुछ में मिलेगा व्यू स्कीमा, व्यू भी ठीक है। लेवल बोल दो या व्यू बोल दो, दोनों ही सेम है। अब मैं लेवल बोलूं या व्यू बोलूं, इसके लिए दोनों ही ठीक है। तो वन इज योर एक्सटर्नल लेवल, इसको ही हम व्यू लेवल भी बोलते हैं। तो ये 3 लेवल्स हैं जिसमें मैंने अपने
DBMS सिस्टम को डिवाइड किया है। दीज आर द 3 लेवल्स, एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल और इंटरनल लेवल। ठीक है, इंटरनल लेवल और इंटरनल स्कीमा, लॉजिकल लेवल लॉजिकल स्कीमा, व्यू लेवल व्यू स्कीमा, यानी कि व्यू और स्कीमा को आप इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। ओके, नेक्स्ट इसको हम थोड़ा सा डायग्राम में जाके एलोबरेट करते हैं इसको। तो देख 3 स्ट्रक्चर्स में 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको DBMS सिस्टम के, वो तीनों ये हैं, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल एंड फिजिकल। दीज आर द 3 स्ट्रक्चर्स। अब इसको एक डायग्राम की फॉर्म में हम इसको और बेटर देखते हैं। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में सबसे ऊपर कौन है जी? यूजर है सबसे ऊपर। देयर आर यूजर्स दैट आर सिटिंग ऑन द टॉप। अच्छा, यूजर क्या कर रहे हैं? अभी हमने एंड यूजर पढ़े थे सारे, नेव और पैरामेट्रिक, कैजुअल एंड यूजर, सोफिस्टिकेटेड एंड यूजर। काम क्या है इनके? अलग अलग काम है। तो ऑल दीज आर द यूजर्स दैट आर सिटिंग ऑन द टॉप। और ये जो टॉप पे बैठे हैं ये क्या कर रहे हैं? डेटाबेस में देखने का काम कर रहे हैं। देखने का इन द सेंस दे आर वॉचिंग द डेटा दैट इज प्रेजेंट इन द डेटाबेस, दे आर मेकिंग चेंजेस टू द डेटा दैट इज प्रेजेंट इन द डेटाबेस। तो उनका ये काम है। तो ये कौन से लेवल पे बैठे हुए हैं? ऑल दीज आर सिटिंग ऑन द एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल और व्यू लेवल, एक्सटर्नल और व्यू लेवल, ये इस पे बैठे हुए हैं। कौन? ये जो यूजर्स हैं दे आर सिटिंग ऑन द एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, तो इसका क्या है? इट मीन्स हाउ यूजर सी द डेटा। भैया आप एक चीज ये माने, अब बैंक है, बैंक में सपोज देयर इज अ क्लर्क, बैंक में एक क्लर्क है, उसका काम क्या है? उसका काम है पासबुक को प्रिंट करके देना। अब तो किसॉक सेंटर है, पर हम थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं कि एक बैंक की ब्रांच है जिसमें कि उसका काम क्या है, जो क्लर्क का काम क्या है? इस क्लर्क का काम ये है कि जो भी हमारा पासबुक लेके आता है उसको प्रिंट करना है। तो वो क्लर्क क्या सोचता है? क्लर्क ये सोचता है कि भाई मेरे डेटाबेस में तो मैं उसको वो दे देता हूँ, यूज़र आईडी दे दे, वो मेरा कस्टमर नंबर देख के वो पासबुक प्रिंट करके दे देता है। यूज़र ये सोचता है और क्लर्क भी ये सोचता है कि डेटाबेस में क्या है, मैं कस्टमर नंबर देता हूँ और ये क्या दे देता है? मुझे उसका बैलेंस बता देता है। कैशियर क्या काम करता है? आप कैश जमा कराने जाते हैं या विड्रॉ करने जाते हैं तो वो उतने पैसे प्लस कर देता है अगर आप जमा कर रहे हैं, या वो माइनस कर देता है अगर आप पैसे निकाल रहे हैं। तो वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि अच्छा, इस डेटाबेस में मैं किसी भी कस्टमर नंबर के करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू प्लस कर सकता हूँ और माइनस कर सकता हूँ। ठीक है। मैनेजर ये सारे यूज़र्स को मैनेज करता है। वो किसी यूज़र को परमिशन, कुछ काम करने की परमिशन दे सकता है, किसी से कुछ काम करने की परमिशन वो वापस ले सकता है, जो मैनेजर है। तो मैनेजर क्या है? और ब्रॉड काम कर सकता है। क्लर्क थोड़ा कम कर सकता है, सॉरी, जो कैशियर है वो थोड़ा कम कर सकता है और क्लर्क जो है वो और कम कर सकता है। तो हर एक का देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा है, बड़ा है और बड़ा है। तो यही बात हम कह रहे हैं कि हाउ यूज़र सी द डेटा। यूज़र किस तरीके से डेटा को देखता है और किस तरीके से वो डेटा बेस को देखता है। ठीक है, तो दिस इज योर एक्सटर्नल लेवल। ठीक, दिस इज योर व्यू लेवल और एक्सटर्नल लेवल। External level. This external level, next come the second level. Second level is conceptual level. Conceptual level. Conceptual level भी बोलते हैं इसको, और इसको we call it as logical level. Logical level क्या बोलता है? Logical level says that what are the relationships that is present in the data. इस डेटा के अंदर, इस डेटाबेस में जो डेटा है उस डेटा के अंदर किसी दूसरे डेटा के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हम किस में शो करते हैं? कॉन्सेप्चुअल लेवल। रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। तो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा को हम कौन से लेवल में शो करेंगे?
वी विल शो इट इज इन द कॉन्सेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल। जो भी हमने अब से पहले आपको बताया है कि DBMS सिस्टम कंटेन मैनी टेबल्स, जिनको हम रिलेशन भी बोलते हैं। तो जब बहुत सारी रिलेशन होंगी तो एक दूसरे से रिलेट करने के लिए हमें उन्हें जोड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। एक टेबल एक रिलेशन दूसरी रिलेशन के साथ रिलेशनशिप में जाएगी। तो ये सब डीलिंग कौन करता है? दैट इज हैंडल बाय द कॉन्सेप्चुअल मॉडल और लॉजिकल मॉडल या लॉजिकल लेवल। ठीक, नेक्स्ट एक लास्ट जो लेवल है दैट इज नोन एज फिजिकल स्कीमा। दैट इज नोन एज फिजिकल स्कीमा या फिजिकल लेवल और इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा और इंटरनल लेवल। ये इंटरनल स्कीमा किससे जुड़ा हुआ है? ये आपके डेटाबेस से जुड़ा हुआ है। पिछली बार हमने आपको बताया था, इफ वी लॉजिकली रिप्रेजेंट द डेटाबेस वी आर गोइंग टू शो इट इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो दिस रिप्रेजेंट्स योर डेटाबेस। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेटाबेस। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इंटरनली? डेटा कैसे स्टोर होता है? हाउ डेटा इज स्टोर्ड, हाउ डेटा इज स्टोर्ड। डेटा कैसे स्टोर होता है, डेटा क्या डेटा टाइप लेता है, वो सारी की सारी चीजें हमें कौन बताएगा? फिजिकल स्कीमा। दैट विल बी टोल्ड बाय द फिजिकल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा। तो इंटरनल स्कीमा टेल्स अस हाउ द डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड। डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, डेटा का डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें कौन बताएगा? फिजिकल स्कीमा। इंटरनल लेवल, तो ये क्या बेसिकली क्या हैंडल करता है? इंटरनल डिटेल्स, इंटरनल डिटेल्स अबाउट डेटा। ठीक है, यहां पर यूजर कोई इंटरनल डिटेल देख पाता है? नहीं। यूजर ओनली सी हाउ द डेटा इज स्टोर्ड। ठीक है, यूजर ओनली सी दैट हाउ ही कैन सी द डेटा। वो डेटा को कैसे देख सकता है? ऑल द इंटरनल डिटेल्स आर फाउंड इन दिस फिजिकल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा। तो दिस थिंग वी हैव टॉक टुडे अबाउट टाइप्स ऑफ यूजर्स, टाइप्स ऑफ यूजर्स, इसको हमने अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट इज रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जो कि हमारे डॉक्टर E.F. कॉर्ड ने डेवलप किया था, वी हैव सीन एंड वी हैव सीन द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।